नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 101 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा शिकारी संग्रहकर्ता समाज। तो इससे पहले चैप्टर हम शुरू करें, उससे पहले हमारे मन में कुछ प्रश्न आने चाहिए। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि आज मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि हम डेली रूटीन की ज़रूरतों के लिए बहुत सारे टूल्स पर निर्भर है, बहुत सारी मशीनरी पर निर्भर हैं। एक एक चीज़ के लिए हमारे पास एक एक टूल है। और आज तो हम ये भी कह सकते हैं, जो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है वो उतना ही ज़्यादा विकसित है। लेकिन जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वज थे, जो शुरुआती आरंभिक जो मनुष्य था, वो किन टूल्स का यूज़ करता था? वो किस प्रकार के घरों में रहता था? वो क्या खाता था, क्या पीता था? क्योंकि जब कृषि नहीं होती थी तो वो किन चीज़ों पर डिपेंड था? ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठने चाहिए इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते। तो ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे केवल लाइन टू लाइन सोचें तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कठिन हो जाएंगी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यही पता चलने वाला है कि पुरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में मानव का जीवन स्तर कैसा था, वो किन चीज़ों का प्रयोग करता था, अपनी ज़रूरतों के लिए वो कैसे औजारों का प्रयोग करता था, अगर उसके पास घर नहीं थे तो वो कहाँ पर रहता था, और क्या वो जहाँ पर रहता था उसे अपनी दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड और भी काम आते थे। ये तमाम चीज़ें हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगी। तो मनुष्य अपने आहार के लिए, खान पान के लिए दो चीज़ों पर निर्भर था। पहली चीज़ थी शिकार। तो जो लोग मांसाहारी थे वो लोग शिकार करके अपना जीवन यापन किया करते थे। और जो दूसरे प्रकार के लोग थे, यानी कि जो शाकाहारी थे, वो क्या करते थे, संग्रह करते थे। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे फूल पत्तियों पर निर्भर हैं, कंदमूल फल फूल खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो समाज किस एक्टिविटी पर डिपेंड था? तो समाज प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंड था, और जो कि शिकार पर और जंगलों पर निर्भर थी। तो सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है, और प्रस्तावना में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार से पशुओं से श्रेष्ठ है। तो देखो, मनुष्य दो वजह से पशुओं से श्रेष्ठ है। पहली चीज़ यह है कि पशुओं की अपनी कोई भाषा नहीं है, और मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं का क्या करा है, निर्माण किया है। ना सिर्फ अपनी भाषा सीखी है हमने, बल्कि अन्य क्षेत्रों की भाषा भी सीखी है, यानी कि एक एक व्यक्ति कई कई भाषाएं जानता है। तो सबसे पहली बात तो हो गई, भाषा जो है वो हमें पशुओं से अलग करती है। दूसरी चीज़ पशुओं से जो हमें अलग करती है वो ये अलग करती है कि हमारे पास हर काम को करने के लिए ना उपकरण हैं, और वो उपकरण भी हमने खुद बनाए हैं। तो मनुष्य उपकरण जो बना रहा है, टूल्स जो बना रहा है, मशीनरी जो बना रहा है, उसकी इसी क्षमता की वजह से वो पशुओं से श्रेष्ठ है। मनुष्य ने प्राचीन काल में पत्थर से, फिर लकड़ियों से, हड्डियों व उनके सींग से बने औजारों का प्रयोग करके शिकार किया। यानी कि अगर आप जानवरों का शिकार कर रहे हो तो आपको देखो, टूल्स की तो जरूरत पड़ेगी, उपकरणों की जरूरत तो पड़ेगी, औजारों की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है, इन औजारों का निर्माण कैसे किया जाए? तो शुरुआती जो मनुष्य था वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, लकड़ी के औजारों का प्रयोग करता था, हड्डियों के औजारों का प्रयोग करता था, या किसी पशु के सींग का यूज करता था, और अपना भरण पोषण करता था, अपना जीवन यापन करता था। समय बीता, और औजार निर्माण की इसी क्षमता से नई नई संस्कृतियों का पोषण हुआ। टाइम बदलता गया और औजार के यूज़ करने के तरीके बदलते गए, औजार का निर्माण करने के भी तरीके बदलते गए। कहाँ इंसान ने पत्थरों के औजार से शुरुआत करी थी, और आज देख रहे हो आप किस प्रकार से बड़े बड़े टैंक तक बना दिए हमने। इसी प्रकार से अगर मनुष्य की बात की जाए तो धीरे धीरे करके मनुष्य को घर बनाना आया, आग का प्रयोग करना आया, कपड़े पहनने आए, और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उसने चिन्हों को और भाषा का आविष्कार करने लगा। हालांकि लिपि का आविष्कार शुरू में नहीं हुआ। मनुष्य के इतिहास के इसी समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल कौन सा एक काल है? जब मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था से धीरे धीरे करके वर्तमान अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, अपनी भाषा का विकास कर रहा है, आम बोलचाल की भाषा का विकास कर रहा है। इतना ही नहीं, कपड़े पहनना सीख रहा है, विचारों का आदान प्रदान करना सीख रहा है, घर बनाना सीख रहा है, आग का प्रयोग करना सीख रहा है। तो मनुष्य का जो ये वाला टाइम पीरियड है, उसमें उसके इतिहास में कैसे प्रगति हो रही है, यही प्रगति ऐतिहासिक काल है। चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके सामने दो क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा, पूरा पाषाण काल की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन होगा, मध्य पाषाण काल की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य की जीवन शैली में धीरे धीरे करके जो परिवर्तन आए, उसका सबसे बड़ा कारण था मशीनरी, उसका सबसे बड़ा कारण था टूल्स, उसका सबसे बड़ा कारण था औजार। और ये कहीं से प्रकट नहीं हुए, ये मनुष्य ने खुद बनाए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। कृषि और धातु की खोज हुई धीरे धीरे करके, तो मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, जिसे हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की संस्कृति कहते हैं। यानी कि जब धातु की खोज हो गई, यानी कि मेटल्स की जब खोज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको पता है कांसे का प्रयोग किया गया, तांबे का प्रयोग किया गया, इसके बाद लोहे का प्रयोग हुआ है। और फिर कृषि में धीरे धीरे करके परिवर्तनकारी परिमाण जो है क्रांतिकारी परिणाम आने लगे।
और इसी काल को हमने क्या कह दिया, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पुरा पाषाण काल की जीवन शैली कैसी थी और वो लोग किस प्रकार के घरों में निवास करते थे। तो जब हम पुरा पाषाण संस्कृति की बात करते हैं तो देखो, पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो शुरुआत में मनुष्य किस प्रकार के औजारों पर निर्भर था? पत्थर के औजारों पर निर्भर था। तो इसी के आधार पर जो है उसे दो भागों में वैसे तीन भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इस चैप्टर में हम पुरा पाषाण और मध्य पाषाण को पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम नवपाषाण को पढ़ेंगे। तो पाषाण का मतलब पता चल गया आपको, पत्थर। और उस समय हम पत्थरों के प्रयोग कर रहे हैं, पत्थरों के औजारों का प्रयोग कर रहे हैं, पत्थर के टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल की अगर हम संस्कृति की बात करें तो जलवायु बहुत खतरनाक थी। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यानी कि जलवायु कठोर है। जितने भी उष्णकटिबंधीय इलाके हैं, साउथ के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जबकि जो उत्तरी इलाके हैं, जो यूरोपीय देश हैं, वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसे में यानी कि इंसान कठोर जलवायु में रहता है, उसके पास जलवायु को नियंत्रित करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे आज देखो, अगर आज ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आप क्या कर रहे हो, अपने घर का टेम्परेचर सेट कर सकते हो। बहुत गर्मी पड़ रही है तो एसी लगा के भी अपने घर का टेम्परेचर सेट कर सकते हो। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो पंखे वंखे भी नहीं थे, घर भी बनाना नहीं आता था। तो मनुष्य कठोर जलवायु में रहता था, नेचर उसके ऊपर हावी था। जैसा नेचर उसे रखता था वैसे इंसान अपने आप को ढाल लेता था। लेकिन आज मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी है तो मनुष्य नेचर से लड़ सकता है। तो पूरा पाषाण काल की जीवन शैली की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता क्या है पूरा पाषाण काल की, कि वो कठोर जलवायु में रह रहा है इंसान। अधिक ठंड पड़ रही है और अत्यधिक ही गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा लोग पानी के स्रोतों के आसपास रह रहे हैं, ये पता चलता है। यानी कि जहाँ पर नदियाँ हैं, तो हर एक मनुष्य के जीवन जो है वो किस पर निर्भर है? वो जल पर और भोजन पर निर्भर है। तो प्रारंभिक जो बस्तियां बसी, यानी कि इंसान ने शुरुआत में जो रहना शुरू करा, वो कहाँ पर रहना शुरू करा? जल के स्रोतों के पास, नदियों के पास, झीलों के पास। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी प्रारंभिक आवश्यकता की पूर्ति तो वहीं करेगा, जल तो हमारी बेसिक नीड है। तो पूरा पाषाण काल के जो फैक्ट हैं वो हमें ये बताते हैं कि लोग पानी के स्रोतों के पास रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, या ऐसे इलाके जहाँ पर उनके लिए खाने की सामग्री उपलब्ध होती थी, वो ऐसे इलाकों में रहते थे। ये लोग छोटे छोटे शिकार करते थे और संग्रह करते थे। लोग अपनी आजीविका के लिए पशुओं और पौधों पर निर्भर थे। पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग करते थे। इनका पत्थरों का जो औजार थे, इनका प्रयोग वो काटने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए, खुरचने के लिए, छेद करने के लिए करते थे। कुछ कार्य जीवन यापन और शिल्प से भी जुड़े हुए थे। यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन औजारों को बनाते होंगे, कुछ लोग होंगे जो इनका प्रयोग करते होंगे। तो इससे पता चलता है कि तकनीकी ज्ञान थोड़ा बहुत था और उसके लिए पूरी तरीके से वनस्पति, गैर वनस्पति पदार्थ और लकड़ी और बांस पर ही निर्भर थे। पूरा पाषाण काल के लोग, मैंने बताया था भी आपको, या तो कुछ लोग शिकार करते थे या कुछ लोग पूरी तरीके से फल फूल, कंदमूल, फल फूल ये सब खा के जीवन यापन करते थे। अगर हम कुछ जगह की बात करें तो पूरा पाषाण काल भारत की अगर हम बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश की भीमबेटका, जिसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, संघाओं की गुफाओं में जो कि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है, और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हमें पुरा पाषाण काल की साइट्स मिली हैं। पुरा पाषाण काल के ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ पर मनुष्य प्रारंभिक निवास करता होगा। तो पुरा पाषाण काल के जो हमारे यहाँ साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में है, संघाओं की गुफाओं में जो कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ेगी, और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है, जिनकी चर्चा आगे और हम और विस्तार से करेंगे। यहाँ का अध्ययन करने के बाद पुरातात्विदों को यह पता चलता है कि भैया ये लोग क्या करते थे, पेड़ पत्तों की शाखाओं से बने आश्रय, यानी कि उससे रिलेटेड जो घर होते थे, घास पत्ते और बेस से निर्मित अस्थायी घरों में रहते थे। यानी कि इंसान ने घरों के लिए लकड़ियों का और पत्ते का सहारा लिया। लेकिन टाइम बीतने के साथ ये सब चीज़ें नष्ट हो गई, इसके लिए इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग करते थे, जैसा कि JN पॉल और VD मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम ने बताया भी है। उन्होंने क्या करा, पहाड़ियों के ढलान और पथरीली चट्टानों का गहराई से अध्ययन किया जो कि बेलन नदी के पास थे, और यहाँ पर 17 एशुलियन स्थल खोजे गए हैं। एशुलियन काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मनुष्य ने क्या करा है, लकड़ी की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो इसे ही हम एशुलियन स्थल कहेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो पूरा पाषाण काल की जीवन शैली क्या है? इंसान कठोर जलवायु में रह रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे इलाकों में रह रहा है जहाँ पर उसके लिए खाद्य पदार्थ और पीने के लिए पानी उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ वो कुछ टूल्स का यूज़ कर रहा है जो कि लकड़ी के बने हैं या फिर पत्थरों के बने हैं। मोस्टली पत्थरों के ही हैं, अभी लकड़ी के नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा भारत में मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, संघाओं की गुफाओं जो कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान है, और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ऐसी साइट्स मिली हैं जो कि पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। अगली बात यह है कि इन लोगों के जो घर हैं वो कैसे बने हुए हैं? पेड़ की लकड़ियों का यूज़ किया गया है और पत्तों का यूज़ किया गया है। आगे अगर हम बात करें, अधिकतर जो स्थल हैं वो पानी के स्रोतों के नज़दीक हैं, जैसे कि हमने बात करी। यानी कि पुरा पाषाण काल की जितनी भी साइट्स मिली हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे मिली है। 1970 से लेकर आज तक
एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर के पदैया, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी है इस बारे में, जहां उन्होंने उत्तरी कर्नाटक में हुंसकी और बैचबल घाटी में 400 पुरापाषाण काल के स्थलों का पता लगाया है। तो यानी कर्नाटक के हुंसकी और बैचबल जो घाटी है, इसमें कितने पुरापाषाण साइट्स मिली हैं? 400, 400। और इन सब का उत्खनन, इन सब की खुदाई हुंसकी में हुई है। यहाँ पर ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि लोग इन चट्टानों के आसपास इसलिए रहते थे या पत्थरों की गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि वो ठंडी हवा से बच सकें या गर्म हवा से बच सकें। तो इतनी बात क्लियर है कि मनुष्य पुरापाषाण काल में कैसे रह रहा है। अगर क्वेश्चन आया कि पुरापाषाण काल की जीवन शैली का वर्णन कीजिए और वो किस प्रकार के घरों में रहते थे, तो ठंडी जलवायु थी शुरुआत में, कहीं पर गर्म जलवायु है, मनुष्य जलवायु को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, इसके साथ साथ शिकार पर निर्भर है या संग्रह पर निर्भर है, इसके लिए वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग कर रहा है। फिर आप साइट्स के बारे में बताओगे, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, कर्नाटक में हुंसकी के पास प्रोफेसर के पदैया के जो रिसर्च हैं उनका क्या योगदान है, इन सब के बारे में बताओगे। मनुष्य प्रारंभ में ऐसी जगह पर ही बसना शुरू हुआ जहाँ पर जल के स्रोत थे या खाद्य सामग्री उसे आसानी से प्राप्त हो जाती थी। तो इतनी बात क्लियर है। कुछ लोग कहते हैं प्रारंभ में मनुष्य के पास ज़्यादा समय नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो अपने इसी कार्य में लगा रहता था, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं। इंसान क्या करता था, पुरापाषाण काल का जो समाज था वो शिकारी करता था, तो वो ना एक टाइम पे उतना ही भोजन इकट्ठा करता था जितनी उसे ज़रूरत होती थी। तो उसके बाद उसके पास बहुत लंबा समय होता था, तो वो क्या करता था, वो इस समय में चित्रकारी वगैरह करता था, क्योंकि आगे चलकर भीमबेटका की गुफा पे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चित्रकारी मिली है हमें। तो इससे पता चलता है इंसान के पास बहुत सारा समय था और वो अपने अन्य कार्य भी इस समय कर लिया करता होएगा। आगे देखो, शिकार और भोजन की तलाश के बारे में हमें बताया गया है। ये माना जाता है कि पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं संग्रह करती थी। तो शिकार और भोजन की तलाश की बात करें तो पूरा पाषाण काल पूरी तरीके से जंगली पौधों के संग्रहण में और जंगली जानवरों के शिकार में शामिल था। और ये बात हर एक इतिहासकार ने स्वीकार करी है जिसने भी इस चीज़ पे चर्चा की है। तो जैसा कि पिछली सदी के मध्य से बहुत सारे जीवाश्म हमें मिले हैं, जो कि कृष्णा नदी, ये दक्षिणी भारत में है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी और अन्य नदियों से प्राप्त पाषाण औजारों मिले हैं। तो इन औजारों का कहीं ना कहीं प्रयोग भी होता होगा। अगर भाई कहीं औजार मिले हैं तो इन औजारों का प्रयोग भी तो होता होगा। तो ये माना जाता है कि जंगली पशुओं, हिरणों और अन्य स्तनधारी पशुओं का उपयोग भोजन के लिए किया गया इस दौरान। इसके साथ साथ तमिलनाडु में एक जगह है अतिरम पक्कम, महाराष्ट्र में एक जगह है चिरकी निवासी हुंसकी बैचबल घाटी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर यह माना गया है कि हाँ भाई, इस वाले क्षेत्र में पशु, हिरण, जंगली घोड़े, जंगली हाथी दांत, अस्थियों के अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ इस पर कुछ ना कुछ निशान भी बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि इन सब का यूज़ भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता होगा। अब यह भी बात पता चल चुकी है कि पौधों से प्राप्त भोजन भी पाषाण युग के लोगों के आहार में शामिल था। जैसा कि डीडी कोशाम्बी ने बताया कि 1965 में भारत जैसे क्षेत्रों में लोग बड़े पैमाने पर जंगली पौधों से प्राप्त भोजन जैसे फल, बीज, जामुन, कंदमूलों का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से एक व्यक्ति हैं एम.डी. काजले, इन्होंने श्रीलंका में स्थित बैलीलेना किटुलगला गुफाओं के मध्य पाषाण काल से ब्रेड, गेहूं एवं 2 केलों के अवशेष की खोज की है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि मनुष्य शिकार के लिए किन पशुओं पर निर्भर था, और साथ साथ खाने पीने के लिए वो कंदमूल, जड़, जामुन, फल, गोंद, इन सब का प्रयोग करता होगा। इतनी बात क्लियर है। आगे एक केस स्टडी दी गई है हुंसकी की, और फिर पुरापाषाण काल की कला और प्रथाओं का वर्णन किया गया है। तो पुरापाषाण काल, ये बॉक्स आप अपने आप पढ़ लेना, इसमें केवल एक केस स्टडी हुंसकी के बारे में बताया गया है। पुरापाषाण काल की कलाएं और प्रथाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि पुरापाषाण काल की पाषाण कला और प्रथाओं का वर्णन कीजिए। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए। देखिए, चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं, खासतौर पर उस विद्यार्थी के लिए जो पहली बार हिस्ट्री को पढ़ रहा है। लेकिन जिनने पहले हिस्ट्री पढ़ रखी है और तब उसने ये सोच समझ के हिस्ट्री ऑनर्स लिया है, तो उसके लिए चीज़ें आसान होंगी। ये चीज़ें कोई टफ नहीं है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए। मेन मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि मनुष्य अपने प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल में धीरे धीरे करके विकास करता गया। तो ऐसे में पत्थरों पर, अस्थियों पर बहुत सारे चित्र भी उकेरे गए थे। कहीं कहीं मिट्टी, कोयला, सीप, दंत, सींगों का ही प्रयोग किया गया था। गतिशील वस्तुओं पर निर्मित कला को घरेलू कला कहा जाता है या घुमंतु कला कहा जाता है। यानी कि जैसे हम लोग अपने कई बार घर की दीवारों पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो चित्र बना देते हैं, या आपने देखा होगा आज सड़कों के किनारे क्या होता है, बहुत सारे चित्र बने होते हैं दीवारों पर। तो इस प्रकार की जो चित्रकला होती है, इसे हम कैसी चित्रकला कहते हैं? घरेलू कला या फिर घुमंतु कला कहते हैं। तो जो प्रारंभिक मनुष्य था वो गुफाओं पर, चट्टानी आश्रयों पर, छतों पर, दीवारों पर
विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण करता था, जिसे गुफा कला या फिर आर्ट पैराइटल कहा गया है। इससे ये तो पता चलता है कि उस समय के इंसान इतना प्रतिभाशाली था कि उसे चित्रों का निर्माण भी आता था। और पता है उसके लिए वो उसके पास कोई कलर भी नहीं थे, तो वो कलर का प्रयोग कहाँ से करता होगा। तो देखिए क्या लिखा है। तो कह रहा है नक्काशी और चित्रकारी के अलावा मिट्टी और अस्थियों के राख के मिश्रण से निर्मित अनेक कला नमूनों के उदाहरण मिले हैं। यानी कि नक्काशियाँ मिली हैं, चित्रकारी मिली है, लेकिन इसके साथ साथ मिट्टी और अस्थियों की जो राख होती है उससे भी कलाओं का निर्माण किया गया है। भारतीय पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके मिले हैं। यानी कि भारतीय पुरापाषाण काल देखोगे तो शुतुरमुर्ग जो कि एक पक्षी है उसके अंडे के मनके बनाए गए हैं, मोती बनाए गए हैं, नक्काशी के टुकड़ों के रूप में वहनीय कला का उदाहरण मिलता है। मध्य प्रदेश में खापरखेड़ा जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, रामनगर जो कि चंबल घाटी के पास है, राजस्थान में चंद्रसाल और कोटा की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में पटनी की बात करें, तो यहाँ से ऐसे बहुत सारे मनके मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से मनके और आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ के अंदर तो छेद भी हैं जिनसे माला बनाई जा रही हैं। 41 भारतीय स्थलों से इस प्रकार के मनके मिले हैं। भीमबेटका और पटनी में शुतुरमुर्ग के अंडों से निर्मित मनके मिले हैं। पटनी के मनकों का जो व्यास है यानी कि जो डायमीटर है वो 10 मिलीमीटर है, और भीमबेटका से जो मनके मिले हैं उसका डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर है। तो जिससे पता चलता है कि पुरापाषाण के लोग सिर्फ शिकार करके खाना खा के सोते ही नहीं थे, बल्कि उनको बहुत सारी कलाओं का ज्ञान भी था। उन्हें मोती बनाने भी आते थे, उन्हें मनके बनाने भी आते थे, उन्हें औजार बनाने भी आते थे। कह रहा है जब चट्टानी सतह से कुछ हिस्सों की नक्काशी की जाए, चोट मारकर या हथौड़ों से मारकर उनके उत्कीर्णों को खोदकर हटा दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं पेट्रोग्लिप्स। तो देखो छोटी छोटी ना मैं ऐसी वकैब की वीडियो भी डालता रहता हूँ, तो आप उसे जरूर देखें ताकि आपको हिस्ट्री के वकैब्स के बारे में पता चल पाए। तो भीमबेटका की गुफाओं का अध्ययन करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भित्ति कलाएं मिली हैं। इन चित्रों में गहरे और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में हरे और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। बड़े बड़े जानवर जैसे गैंडा, जंगली गवल, जंगली भैंस, प्राचीन हाथी, जंगली सूरों के चित्र मिले हैं। पुरापाषाण काल की अगर कला की बात करोगे तो ये सुनिश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये बाय नेचर थी या मनुष्य इसका प्रयोग डेली रूटीन में करता था। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के लोहेंड नाला में जितने भी क्षतिग्रस्त मिले हैं वहाँ से ये पता चलता है कि लोग नक्काशी करते थे। मात्र देवी की मूर्ति मिली है जिससे पता चलता है लोगों को मूर्ति बनानी भी आती थी उस टाइम के। इसी प्रकार से कुरनुल की एक गुफा में जानवरों के दांत पाए गए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन्हें किसी धागे से जोड़ा गया होगा, आभूषण के रूप में शायद इनका इस्तेमाल किया होगा। यानी कि वहाँ के लोग फैशन भी करते थे, वो इन आभूषणों का प्रयोग भी करते थे। निम्न और मध्य पाषाण काल के बीच की अवधि संबंधित 25 मीटर लंबी एक सुरंग है जो कि हॉल सभागार की तरफ जाती है। देखो यहाँ पर एक चित्र भी बना हुआ है, ये ऑडिटोरियम गुफा का चित्र है। प्यालियानुमा यहाँ पर गड्ढे हैं और ये भीमबेटका की जगह है। तो कह रहा है निम्न और पुरापाषाण काल के बीच की अवधि से संबंधित 25 मीटर लंबी एक सुरंग है जो हॉल की तरफ जा रही है, जहाँ पर 3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। आगे हम ये ऑडिटोरियम गुफा की बात कर रहा है, ठीक है। तो विद्वानों का मानना है कि जो प्यालीनुमा गड्ढे हैं ये गड्ढे कैसे हुए, तो मे बी यहाँ पर कोई घंटी होगी जिस पे बार बार प्रहार किया जाता होगा, बार बार चोट पहुंचाई जाती होगी, जिसकी वजह से ये छेद बन गए होंगे। मे बी इसके लिए कोई अनुष्ठान किया जाता होगा या कोई परंपरा रही होगी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के बागौर एक से उच्च पुरापाषाण काल के पवित्र स्थल मिले हैं, तो मे बी शायद ये पूजा पाठ के लिए यूज़ करते होंगे। यहाँ पर बलुआ पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं, प्राकृतिक चट्टान के टुकड़े भी मिले हैं। इस प्रकार से हल्के पीले रंग से लेकर लाल और गहरे लाल रंग में गाढ़ा लेप भी मिला हुआ है, जिससे पता चलता है कि वो किस प्रकार से कलर को तैयार करते थे। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे पुरापाषाण काल के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, शिकार कैसे करते थे, या फिर पुरापाषाण काल की कला और प्रथाओं का वर्णन कीजिए, तो आई होप सो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर में हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर के भाग 2 में हम इसकी चर्चा करेंगे, जहां मध्य पाषाण काल, वहां की चित्रकला, भीमबेटका की गुफा, इन सब का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से कुछ बनते हैं कि पुरापाषाण कालीन कला पर टिप्पणी करो, जिसमें आप नक्काशियों, मनके, शुतुरमुर्ग के अंडे से और चित्रकारी के बारे में बताओगे। पुरापाषाण काल के लोग जीवन निर्वाह कैसे करते थे, तो कैसी जलवायु में रहते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, किस प्रकार के पशुओं का शिकार करते थे, ये सारी चीज़ें आप उसमें बताओगे। तो मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।